मतलब एक एवरेज तरीके से अगर हम देखेंगे तो एवरेज आपका भाई साहब एवरेज, ठीक है, अगर समझ लो अगर आपको स्कूल के जितने भी एग्जामिनेशंस हैं उसमें आपको लेट्स से 60 आउट ऑफ 80 मिला है, तो बोर्ड में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस का 70 हो जाएगा। बस 10% का ज़्यादा बढ़ोतरी होगा, ओनली 10%। मेरे मार्क्स थोड़े से कम आ सकते हैं और आने भी चाहिए, मेरे पेपर थोड़े से टेढ़े मेढ़े रहते हैं या जिस तरीके का आंसर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो शायद आप नहीं लिख रहे हैं, जिसकी वजह से मेरी तरफ से भी थोड़ी स्ट्रिक्ट चेकिंग रहेगी, तो आने दीजिए, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। बट अगर स्कूल में आपके इतने आ रहे हैं तो आपके बोर्ड में लगभग 10% की ही बढ़ोतरी होगी, लगभग। ये एक एवरेज बता रहा हूँ मैं आपको, एवरेज मतलब 8-10 साल से 2-10 साल से जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका एवरेज बता रहा हूँ मैं, ठीक है। जितने भी लोग मेरे पास पढ़े हैं मैं इतना बता सकता हूँ कि अगर मेरे को लगा कि ये 60 आउट ऑफ 80 आ रहा है इनका, तो ज़्यादा ज़्यादा बोर्ड में इसी 60 का उस सब्जेक्ट में 70 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो प्लीज़ टारगेट ईच एंड एवरी एग्ज़ाम, आपका जो हो रहा है ना, एक एक एग्ज़ाम को टारगेट कीजिए और बहुत अच्छी तरीके से टारगेट कीजिए। आपको मैं जो सहूलियत दे रहा हूँ वो ये है, और आपको ऐसे चलना पड़ेगा भाई साहब, देयर इज़ नो अदर वे आउट। मैं ये जो रिजल्ट आए हुए हैं कुछ लोगों के कंसर्न है और उसके हिसाब से मैं ये चीज़ें आपको बोल रहा हूँ। अगर आप अपने अंदर रैंडम चेंजेस नहीं ला रहे हैं ना तो आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा। रैंडम चेंजेस मतलब बहुत सीवियर चेंजेस लाने पड़ेंगे और फॉर्मेट में चेंज लाना पड़ेगा। यू हैव टू हैव अ फंडामेंटल चेंज इन द फॉर्मेट इन विच यू आर स्टडिंग। पहला आपका भाई साहब इसलिए मैंने आपसे पूछा कितने लोगों के पास गाइड्स हैं या नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि मैं जो नोट्स भेज रहा हूं आपको, आप उसको देखते भी होगा कि नहीं, आई डोंट नो। आइडियली होना क्या चाहिए, इन नोट्स के भाई साहब खुद नोट्स बनने चाहिए, इन नोट्स के खुद नोट्स बनने चाहिए। नोट्स जो हैं वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी स्टूडेंट के लिए। जिस स्टूडेंट का जितना ज़्यादा नोट्स अच्छे होंगे ना, उस स्टूडेंट का आउटशाइन करना उतना ही ज़्यादा आसान होगा ही होगा, वो टॉपर बनेगा ही बनेगा अगर नोट्स उसने बनाए होंगे। और नोट्स के लिए ना इंसान मतलब स्टूडेंट भूखा होगा, मतलब उसको कहीं से भी नोट्स ले लेंगे ना भाई साहब, फटाक से लेकर उसका नोट बना के रखेगा वो। और नोट्स बहुत हाई लेवल पे बनते हैं, मतलब कैसा है कि आपने गाइड उठाया उसमें से कोई क्वेश्चन आंसर लिखा, नोट्स बन गया आपके, वैसा नहीं। या आपका कोई जो वो क्या आता है, आपका वर्कबुक आता है, उसमें आपने नोट्स लिख दिए, वैसे वाले नोट्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो आपके एक्चुअल PYQs क्या आए हुए हैं, आपके जो पिछले साल के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, आपके जो ट्रेंड हैं क्वेश्चंस के, जो आपके गाइड के क्वेश्चंस हैं, जो मैं आपको नोट्स भेज रहा हूं, इन सब का एक सम्मिलेशन आपका नोट्स होता है। मुझे बताओ कितने लोग ये कर रहे होंगे। रिजल्ट नहीं आएगा भाई साहब, मैं आपको साफ साफ लिख के दे रहा हूं, रिजल्ट नहीं आएगा। आपका ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसमें आपने परफेक्टली नोट्स बनाए हुए हैं? ऐसा कोई भी सब्जेक्ट, साइंस, मैथ्स, कोई भी सब्जेक्ट है आपका? एक बहुत ही शैतान सा स्टूडेंट था जिसका नाम था केविन पटेल, ठीक है, मेरे पास पढ़ता था ये। मतलब इसको बिल्कुल भी पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है, पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो उसका अटेंशन लेवल नहीं है, लेकिन घर में सेल्फ स्टडीज़ की ज़ीरो थी, घर में सेल्फ स्टडीज़ की ऑलमोस्ट ज़ीरो थी। लेकिन इसका एक आदत बहुत अच्छा था, इसको मैथ्स अच्छा लगता था, और जब मैं मैथ्स पढ़ाता था वो ना सारे नोट्स लिखता था, सारे नोट्स लिखता था, जो भी मैं मैथ्स पढ़ाता था ना, यहाँ पे जो भी सवाल कराता था वो सब लिखता था। और उसकी बुक ना, मतलब जो नोटबुक थी वो ऑलमोस्ट गाइड की तरह थी। जैसे गाइड में आपका हर चैप्टर में हर एक्सरसाइज का हर एक सवाल रहता है, टारगेट हो गया या नवनीत हो गया, वैसे उसने मेरे यहाँ पे जितने मैंने सवाल कराया ना वो सब उसने लिखा, सब कुछ एकदम प्रॉब्लम सेट तक, प्रॉब्लम सेट तक। उसको मैथ्स में एकदम, मतलब एवरेज बच्चा है वो, एवरेज है, इंटेलिजेंट, लेकिन पढ़ाई में ध्यान नहीं। ये नवरात्रि उतरने में पूरा टाइम ही हुआ रहता था। हाँ, अटेंटिव था, कभी भी एब्सेंट नहीं होता था, आता था, ठीक है, लेकिन वो उतना ही करता था मैथ्स में। उसको सिर्फ मैथ्स में 95% आए, 95%, मैथ्स में 95% आए, दूसरे सब्जेक्ट में उसने गुड़ गोबर किया। लेकिन वो, मैंने उससे पूछा कि तेरे इसी में क्यों आए, तो उसने मेरे को दिखाया, देखो सर ये नोटबुक है मेरी, मैं एग्जाम के टाइम के पहले सिर्फ इस नोटबुक को मैंने 4-5 बार झाड़ी मारा, एग्जाम के पहले सिर्फ 4-5 बार झाड़ी मारा और गया मैं, और उसमें से ये मेरा क्रैक हो गया। मैंने उससे मांगा था उसका नोटबुक कि मुझे को देगा क्या ये, मतलब मैं इसका जेरोक्स करा कर दे दूंगा, लोगों को जिसको जरूरत होगी वो ले लेगा। बोला नहीं मैं नहीं दूंगा। ठीक है, उसकी मर्जी। लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि एकदम
एक मतलब एवरेज, मैं उसको, ही वॉज एन इंटेलिजेंट चैप, बट द प्रॉब्लम इज ही नेवर यूज टू स्टडी, उसका स्टडी सेल्फ स्टडी जीरो था। लेकिन सिर्फ नोट्स के बदौलत उसने खुद ही मुझे बोला, मैं नहीं बोल रहा हूँ, उसने खुद मुझे बोला कि सर ये देखो मेरी नोटबुक है और सिर्फ मैथ्स का ही नोटबुक मैंने मेंटेन किया है, बाकी सब्जेक्ट्स का नहीं किया। आपने जितने भी सवाल यहाँ पे कराए मैंने बाकायदा उसको लिखा है, जो मैं यहाँ पे नहीं लिख पाया हूँ, पहले मेरा ये वाला बोर्ड था तो मैं ऑब्वियसली रब करने के पहले थोड़ा सा खड़ा रहता था, लोग भाई साहब उसको नोट करते थे। मेरा एक्सपेक्टेशन आज की तारीख में ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करा पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो रिकॉर्डिंग आपको भेज पाऊँ, ताकि आप घर जाकर उस प्रोसेस को करें। मेरा देखो, अगर मैं यहाँ पे 10 सवाल कराऊँ ना तो इसमें मैं कम से कम 25 सवाल करा सकता हूँ उसी टाइम पे, क्योंकि मेरा एक तरफा है, ये वन साइडेड है। लेकिन वन साइडेड का आपको टू साइडेड बनाना है, आप इसको घर पर जाकर देखिए और उसका नोट्स बनाइए। मैं कैसे उनको कराता था, एक सवाल किया मैंने, अभी मैं खड़ा हूँ वो नोट कर रहे हैं फिर मैंने दूसरा सवाल कराया, फिर मैं खड़ा हूँ, फिर वो नोट कर रहे हैं, ऐसे जाता था। तो बहुत स्लो जाता था, ये बहुत स्लो जाता था। मतलब स्लो क्या जा रहा है, मतलब जिस टाइम पे मैं 10 सवाल करा रहा हूँ, आज की तारीख में इस पैनल से मैं आपको 20 सवाल करा सकता हूँ, 25 सवाल करा सकता हूँ। मेरा आप, और इसीलिए देखो मतलब उनका मेरे को कोर्स खत्म करने में मेरे को जनवरी फरवरी लग गया। फरवरी तक मैं उनको पढ़ा ही रहा था, फरवरी तक मैं उनको साइंस और मैथ्स ही पढ़ा रहा था, मतलब ज़्यादा करके एक्सटेंड हो गया ये, क्योंकि इतना टाइम लगता ही है उसमें, इस बोर्ड में वही टाइम लगता है, इस बोर्ड में वो टाइम नहीं लगता है। लेकिन क्या आप इसका फ़ायदा उठा रहे हैं? आपसे मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि नोट्स बनाइए भाई साहब, और नोट्स बनाने के लिए अगर आपको वीडियो लेक्चर देखना पड़े तो वीडियो लेक्चर देखिए, अगर आपको गाइड्स रेफर करने पड़े तो गाइड्स रेफर कीजिए, लेकिन नोट्स बनाइए। आपके एक भी सब्जेक्ट में मैं दावे के साथ कह सकता हूं नोट्स नहीं है प्रॉपर। क्या एसएसटी की बुक बनी है, क्या आपकी भाई साहब मैथ्स की बुक बनी है, क्या साइंस की बुक बनी है? नहीं बनी है ना भाई साहब, नहीं आएंगे मार्क्स भाई। तुम्हारे नोट्स ऐसे होने चाहिए ना कि तुम उसको नोट जब बनाओगे ना तो झाड़ी मारोगे ना एग्जाम के पहले, तुम्हारा अच्छा खासा, कोई तुमको 85% से नहीं रोक सकता। अगर तुमने किसी सब्जेक्ट में नोट्स बनाए होंगे ना, मैं तुमको गारंटी के साथ बोल सकता हूं, अगर उन नोट्स को तुम रेफर कर रहे होगे, सिर्फ बनाकर छोड़ दिया होगा ऐसा नहीं, रेफर कर रहे होगे ना, और मेरी बातों को लेक्चर के बतौर मत लो, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है। मैं अपना कोर्स खत्म करा दूंगा, स्कूल वाले अपना कोर्स खत्म करा देंगे, प्रीलिम्स हो जाएगा, हर चैप्टर वाइज टेस्ट हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा क्या, तुम्हारे अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे अगर ये फंडामेंटल चीज़ों पे तुम काम नहीं कर रहे हो तो। और मैं आपको बोल रहा हूँ ये प्लीज़ करना चालू कीजिए अगर आपने नहीं किया है, ठीक है। नोट्स आपके बनने चाहिए भाई साहब, और ऐसे नोट्स जो एकदम इंटैक्ट हो, आप झाड़ी मारेंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस कवर, आपको 85% तो मिनिमम इसमें मिलेगा ही मिलेगा। अगर किसी सब्जेक्ट में आपने नोट्स बनाए होंगे ना, तो आपको वो नोट्स अगर आपने फॉलो किए होंगे खुद के नोट्स, आपको मिनिमम 85% मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। इससे आपको कोई नहीं रोक सकता। 2 गाइड से नोट्स बनाना है, 2 गाइड से नोट बनाओ, प्रॉपर नोट्स बनाओ, ठीक है। देखिए कुछ सवाल जो है वो इररिलेवेंट होते हैं, एक्टिविटी टाइप के सवाल, मतलब कुछ ऐसे है ना, वो आप देखकर ही बता सकते हो, इस तरह के सवाल नहीं आएंगे। मतलब बहुत सारे बुक्स में ऐसे होते हैं सवाल जो नहीं आते हैं, बॉक्स वाले सवाल जो है वो आते हैं, लेकिन ज़्यादा करके आपके सवाल जो हैं उनको थोड़ा ऐसा नहीं कि हर सवाल का ही नोट बनाना है, थोड़ा आपको भी रैशनल होना पड़ेगा। आप देखोगे टारगेट के या भाई साहब जितने भी गाइड्स हैं, उन गाइड्स में वैसा 15-15, 20-20 पन्नों का नोट्स है, तो शायद 15-20 पन्नों का नोट्स आपको नहीं बनाना पड़ेगा। कुछ आप भी जज कीजिए कि भाई ये क्वेश्चन इररिलेवेंट लग रहा है, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। इफ़ यू वांट टू मेक अ डिसीजन कि हाँ आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इस क्वेश्चन का मैं नोट बनाऊं या ना बनाऊं, यू कैन फील फ्री टू आस्क मी। आप एक स्नैपशॉट लीजिए, मुझे भेज दीजिए, इज दिस रिक्वायर्ड टू बी मेड अ नोट ऑफ। मत कीजिए, मैं बोल दूंगा आपको कि वो करना है या नहीं करना है। उस क्वेश्चन का वेटेज देखकर मैं बता सकता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएंगे या नहीं। आई विल टेल यू, डोंट डू इट, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस का नोट्स बनाना है क्या? नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन नोट्स तो बनाना पड़ेगा आपको, ये बहुत ज़रूरी है। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं आपके मार्क्स ना आने का सबसे प्रमुख और मेन कारण यही है, सबसे मेन कारण यही है। क्या करते रहोगे आप? समझ लो कल मैथ्स टेस्ट है, क्या करोगे आप? क्या करोगे बताओ? क्या प्रैक्टिस करोगे? आप एक चैप्टर खोलोगे, चैप्टर से फिर सवाल निकालोगे, फिर सवाल करते बैठोगे, नहीं आया क्या करोगे? नहीं आया, चलो क्या करोगे? मोबाइल से उसका सोल्यूशन देखोगे, ओके, फिर क्या करोगे? ऐसे कितने सवाल लगा लोगे? 5 चैप्टर आ रहे हैं, बताओ, तुम्हारे पढ़ने की स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ मैं। 5 चैप्टर आ रहे हैं, एक सवाल पे फंस गए आप, उसमें आपका 10-15 मिनट निकल गए। मोबाइल से सोल्यूशन मिला तो अच्छा, मैं ना गाइड देखोगे, गाइड से सोल्यूशन मिला तो अच्छा,
ये तो कितने चले गए आपके, 15-20 मिनट चले गए उस सवाल में, है ना। 15-20 मिनट एक औसताना सवाल पे आप लगा रहे हो, एवरेज। आप ऐसे 4-5 चैप्टर में क्या ही सवाल कर लोगे, मुझे बताओ क्या कंटेंट रहेगा आपका पढ़ाई के, मतलब एग्जाम के पहले दिन आप नहीं करके 10 सवाल से ज़्यादा नहीं कर सकते। आप अगर 20 मिनट एक सवाल पे इन्वेस्ट कर रहे होंगे तो भाई साहब कितना ही पढ़ लोगे तुम। 10 सवाल मतलब भाई साहब सोच रहे हो कितना टाइम हो गया। मम्मी बोलेगी चल भाई साहब खाना खा ले, सो जा, नहीं हो पाएगा ये। लेकिन वही चीज अगर आप नोट बना के रखेंगे ना, देखो व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग नोट्स। आपका माइंड जब चलता है और साथ ही साथ भाई साहब आपकी आंखें भी चल रही हैं, हैंड्स भी चल रहा है, सारा जो आपका फोकस है ना एक चीज पे हो जाता है, और दैट इज द पावर ऑफ रिटेंशन। वहां पे आपका रिटेंशन पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वहां पे आपकी रिटेंशन पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है ये? जब आप अपने आंखों का, देखो आप कोई सवाल को देख रहे हो, अच्छा ये ऐसे होगा ऐसे होगा, आप अपने माइंड में कर रहे हो उसे, लेकिन जब आप उसको लिखित कर रहे हो ना, जब आप उसको लिख रहे हो ना, सो ऑटोमेटिकली माइंड में पैरेलल एक चल रहा है आपको उसको रिटेन करने का। हर एक वर्ड जो आप लिखते हो वो आपके माइंड में रजिस्टर या रिटेन होता जाता है। आप सोचिए ना, आप ABCD से आज की तारीख में एक सेंटेंस या वर्ड कैसे लिख पा रहे हो, बहुत रिपीटेडली आपने लिखा है ना उन चीज़ों को। द स्पेलिंग क्या है, द स्पेलिंग क्या है, कैसे आया द, THE, भाई बहुत बार लिख चुके हो ना तुम इसको, बहुत बार लिख चुके हो। आपका ब्रेन रेपिटेटिव पैटर्न को समझता है, रेपिटेशन को समझता है। ऑल्दो इट इज बोरिंग बट दिस इज द ओनली वे आउट। आप जितना रिपीट करके उसको लिखोगे ना, आपका ब्रेन रिपीट हो रहा है उस चीज में, आपका ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट दोबारा हो रहा है। आप पढ़ रहे हो तभी और आप जब लिख रहे हो तभी, तो ये ब्रेन का एक रेपिटेटिव पैटर्न हो रहा है, और रेपिटेटिव पैटर्न में आपकी चीजें ऑलमोस्ट इंस्टॉल होती जाएंगी। दैट इज हाउ इट गेट्स इंस्टॉल्ड। ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉलमेंट प्रोग्राम है भाई साहब, ठीक है। नोट्स बनना बहुत जरूरी है भाई साहब। अगर आपके नोट्स नहीं बन रहे हैं ना, यू आर डिगिंग योर ग्रेव। नहीं आएंगे मार्क्स, में लिख के बता सकता हूं, और ये भी लिख के बता सकता हूं कि अगर आपके नोट्स परफेक्टली बने होंगे ना, आपके मार्क्स आएंगे ही आएंगे, कोई नहीं रोक सकता आपको, बनेंगे ही बनेंगे, मार्क्स बनेंगे ही भाई साहब। 85% के ऊपर आएगा ही आएगा। जीते जागते लाइव एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास, ठीक है। ये एक हो गया भाई साहब आपका नोट्स, तो आपका नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा भाई साहब क्या हो जाएगा आपका, व्हाट कुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाँ क्या बोल रहे हैं, टाइम टेबल। टाइम टेबल मेरे लिए टाइम टेबल बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा है, तो यस टाइम टेबल होना चाहिए आपको टाइम के हिसाब से। किस लोग करते क्या हैं, जो मैं भी करता था एज अ स्टूडेंट, वो मेरे लिए भी फेलियर सिद्ध हुआ था कि जिस चीज़ को मेरे को अच्छा लग रहा है ना, उसी में ज़्यादा टाइम दे रहे हैं भाई साहब। मैथ्स पढ़ने में अच्छा लग रहा है, मैथ्स ही किए जा रहे हैं भाई साहब। साइंस पढ़ने में, हमारा हिंदी में हम डूबते थे भाई साहब, ठीक है, क्योंकि हमारे लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में हम डूब जाते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई साहब। नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पीपल। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं, आप डूबेंगे ही डूबेंगे भाई साहब, यू आर गोइंग टू क्रैश। কিন্তু আমাকে তুমি খাবে, আমার নিয়ে যাওয়ার জন্য আছে আছে আজকে আমার কাছে ব্যাগ। হুম, प्लीज अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं चैप्टर वाइज, नोट्स अगर आप नहीं बना रहे हैं तो यू आर डिगिंग योर ग्रेव। आज से जाइए और हर एक चैप्टर पे आज से स्टार्ट कर दीजिए भाई साहब। SST का चैप्टर उठाइए, हिस्ट्री का चैप्टर कोई भी उठाइए, साइंस का एक चैप्टर और मैथ्स का एक चैप्टर और इंग्लिश का एक चैप्टर, इन पे नोट्स बनाना चालू कीजिए। प्लीज डू इट, साइमल्टेनियसली डू इट। ऐसा नहीं कि भाई साहब मैथ्स की तरह, मेरा गलती होता था एज अ स्टूडेंट लाइफ में, मैथ्स और साइंस में बस लिखे जा रहा हूँ मैं, हिंदी डूबा है हमारा, ठीक है। इस तरीके का मत कीजिए, कोऑर्डिनेशन कीजिए। अगर आप पूरा चैप्टर भी नहीं कर पा रहे, आधा चैप्टर, इसमें टाइम टेबल अगर बनना है तो उसका बनना है, ठीक है। इतने इतने टाइम पे मेरे को नोट्स बनाने, ये प्लीज कीजिए। ये आप नहीं कर रहे हैं तो डूबेंगे भाई साहब, डूबेंगे ही डूबेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है भाई साहब आपका, हाँ टाइम टेबल। प्रॉब्लम ये है कि सेल्फ स्टडी के कल्चर में आप नहीं आए हैं। बहुत सारे लोग, मतलब सेल्फ स्टडी कैसा होता है, अगर मैं आपको प्रॉपर बताऊं तो सेल्फ स्टडी मेरे हिसाब से सिर्फ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और सवाल लगाना, यही आपका सेल्फ स्टडी होना चाहिए, जो बहुत हाई लेवल पे होता है। कंसेप्चुअल स्टडी मतलब आप कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, NCERT से हो, SCERT से हो, और उसको समझ रहे हैं और उस पर सवाल लगा रहे हैं, दिस इज सेल्फ स्टडी। बताइए SCERT से कितने सवाल लगाए हैं आपने एवरेज, फिजिक्स में, मैथ्स में? नहीं लगा रहे हैं आप लोग,
ठीक है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है भाई साहब। अगर आप सम्स या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। ठीक है, सो आपका कंसेप्चुअल स्टडी होना चाहिए। कंसेप्चुअल स्टडी मतलब आपका जो भी साइंस रिलेटेड है उसको होना चाहिए, प्लस उस पर सवाल भी लगने चाहिए। आपके SCERT और NCERT के बुक्स में से जितने भी सवाल है, आप बताओ भाई साहब, साइंस में एक एक चैप्टर में NCERT में नई करके 10-15 सवाल हैं, है कितने लगाते हो आप? लगाते हो, गुड। आप सारे के सारे सवाल, सारे न्यूमेरिकल्स भी गुड। अगर कर रहे हैं तो प्लीज कीजिए। SCERT और NCERT को चार्ट जाइए भाई साहब, कोई आपको अच्छे परसेंटेज से नहीं रोक सकता। वहां से ही सवाल उठ के आएंगे, वहां से ही, मतलब उस तरीके के नहीं आएंगे, सिर्फ इक्वेशंस चेंज होंगे और कुछ नहीं होगा। सिर्फ आपके जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स है वही चेंज होंगे। आप अगर इन सवालों को लगा रहे हैं, सॉल्व, प्लीज सॉल्व प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये आपका कंसेप्चुअल स्टडी है, इसको मैं सेल्फ स्टडी बोलता हूँ। स्कूल में होमवर्क मिला, क्लास से होमवर्क मिला, उसी को भाई साहब रट्टा मार के कुछ कर रहे हैं, उसको मैं सेल्फ स्टडी बोलता ही नहीं हूँ। दैट इज नॉट सेल्फ स्टडी अकॉर्डिंग टू मी। सेल्फ स्टडी मतलब कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करना और उस पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, दैट इज कॉल्ड सेल्फ स्टडी मेरे हिसाब से। आप बोलेंगे भाई साहब अभी लैंग्वेज में क्या करें, ग्रामर है भाई साहब, राइटिंग स्किल्स है, ये आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग है। दिस इज बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट ओनली। ऐसा नहीं कि सिर्फ साइंस और मैथ्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, आपके लैंग्वेज स्टडीज में भी आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं। लिटरेचर पार्ट आपका रट्टा मार के करना है, चलो मैंने समझा वहाँ पे, लेकिन ये तो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना भाई साहब। राइटिंग स्किल्स की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में आती हैं। आपके जितने भी ग्रामर के पोर्शन है वो सब आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे ही आती है। प्लीज इसको तो करना ही करना है, इसको भी प्लीज करना चालू कीजिए। ठीक है, बहुत जरूरी है। साफ चार्ट कर दाइए भाई साहब, आप एक चैप्टर को टारगेट कर लीजिए, ये वाला साइंस का चैप्टर आज मैं A to Z सब कुछ फिनिश करूंगा, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखूंगा, और मैं जितने भी सवाल होंगे SCERT में वो मैं लगाऊंगा। नहीं आ रहा है प्लीज मुझे उसका स्नैपशॉट मैसेज कर दो। नहीं आ रहा है, आपके पास और भी बहुत चारे हैं करने के, जैसे उन्होंने बोला भाई साहब गूगल से देखकर, फिर भी नहीं समझ में आ रहा होगा, गाइड से देखकर करो, नहीं समझ में आ रहा होगा, प्लीज मैसेज इट टू मी, ये सवाल मेरे से नहीं हुआ, प्लीज फील फ्री टू मैसेज इट टू मी। मैं अगले दिन वो सवाल दिखा दूंगा। अगर मैंने वो सवाल, अगर वो चैप्टर मैंने करवाया रहेगा यहाँ पे, तो जो चैप्टर्स मैंने करवाए नहीं है उसमें से मैं सवाल नहीं करवाऊंगा आपको। जो चैप्टर्स मैंने यहाँ पे करवाए हैं उसमें से सवाल कराने में मेरे को कोई झिझक नहीं है। क्लियर है भाई साहब, क्लियर है? ठीक है, सो प्लीज इसको कीजिए, इसको कीजिए। और क्या है भाई साहब, और क्या है? एनीथिंग? ये मतलब देखो, जो चीजें तुम बोलते हो ना, सेल्फ स्टडी, प्रैक्टिस, इसको ग्राउंड पे लाओ। क्या, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ स्टडी? दिस इज व्हाट आई मीन बाय सेल्फ स्टडी, कि भाई आप कंसेप्चुअली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं और उस पर सवाल लगा रहे हैं, ये सेल्फ स्टडी है। बुक लेकर बैठे हुए हैं भाई साहब, कुछ फायदा नहीं होगा। सेल्फ स्टडी के ग्राउंड पे आओ भाई साहब, ये है सेल्फ स्टडी आपका। आप बाकायदा सवाल लगा रहे हैं चैप्टर वाइज, ये चैप्टर आपने उठाया है, इस चैप्टर पे बुक में ये क्वेश्चंस हैं, इसको कर, कोई शॉर्टकट नहीं है भाई साहब। मैं बता रहा हूं आपको, आपके प्रोफेसर के साथ अगर आपकी साठगांठ होगी तो आप 60-70 इसमें ही क्लोज कर देंगे, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, कितना भी कर लो। किसी टॉपर को मैंने चीटिंग से टॉप करते हुए नहीं देखा है आज तक, और ना ही किसी और ने भी देखा रहेगा। कोई 90% क्रॉस नहीं करेगा चीटिंग से, 60-70 तक पहुंच जाएगा थोड़े बहुत हेल्प के साथ, 90 नहीं क्रॉस करेगा। 90 क्रॉस करने के लिए भाई साहब दिमाग होना चाहिए, और दिमाग इससे बनता है, रेपिटेटिव स्टडी से बनता है, रेपिटेटिव पैटर्न से बनता है। सम प्रॉब्लम्स, तो आप जो भी बोल रहे हैं ना उसका एक सॉलिड वो दीजिए कि हाँ भाई नोट्स मतलब क्या, नोट्स मतलब हर चैप्टर पे जितने भी क्वेश्चंस रिलेटेड हैं उनका नोट्स खुद ब खुद लिख कर बनाना, दैट इज कॉल्ड नोट्स। हर चैप्टर पे जो सवाल हैं उनके नोट्स बनाना, इसको हम बोलते हैं नोट्स। ताकि जब मैं एग्जाम में जाऊं ना तो झाड़ी मारूं, बस पूरा मेरा हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा वो। आप बुक से कोई आंसर पढ़ो और खुद लिख के वो आंसर पढ़ो, जो आपने लिख कर आंसर पढ़ा ना वो आपके ब्रेन में ज्यादा जल्दी रिटेन होगा ही होगा। व्हाट एल्स पीपल, व्हाट एल्स? जल्दी बताइए, और क्या, और क्या, और क्या? एक मिनट, और क्या हो सकता है भाई साहब बताइए? ठीक है, मेरे हिसाब से नोट्स बनने चाहिए भाई साहब, और बनने ही चाहिए। और जो आपका सम्स और प्रॉब्लम्स है NCERT और SCERT में लगने ही चाहिए भाई साहब। ये आपका सेल्फ स्टडी है, क्रीम सेल्फ स्टडी जिसको हम बोलेंगे भाई साहब, चाहे वो 1 घंटे की हो, चाहे 1.5 घंटे की हो, चाहे 2 घंटे की हो, ये काउंट करता है। ठीक है, आप कितने सवाल लगा रहे हैं, आपने कंसेप्चुअली कितना कॉन्सेप्ट को समझा है,
ठीक है, ये आपका सेल्फ स्टडी है। अदरवाइज वो बुक लेकर सामने बैठे रहना या स्कूल का कोई झाड़ी मार होमवर्क करना, वो सब मेरे लिए सेल्फ स्टडी तो नहीं है। वो आप अपने घर वालों को उल्लू बनाने के लिए कर सकते हो, लेकिन वो सेल्फ स्टडी के कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है, दैट बी क्लियर। ओके, और क्या है भाई साहब? कितना टाइम पढ़ रहे हैं? टाइम से ज्यादा अभी क्वालिटी मैटर करती है। और बोलिए भाई साहब, मैं आपको हर टेस्ट में, यहां पे देखो, मैं टेस्ट जो दे रहा हूं आपको चैप्टर वाइज दे रहा हूं। ठीक है, चैप्टर वाइज। आपके स्कूल में जो टेस्ट होते हैं वो जनरली आपके 2, 3, 4, 5 चैप्टर्स में होते हैं, है ना? 4-5 चैप्टर्स में, 4-5 चैप्टर में इधर से थोड़ा पढ़, इधर से तुम ऐसे ऐसे पढ़ के जाते हो भाई साहब तैयारी करके, है ना? मैं आपको पूरा चैप्टर वाइज नोट्स भेज रहा हूं, और चैप्टर वाइज टेस्ट कंडक्ट कराने का मकसद मेरा यही है कि आप थोड़ा सा डिग डीप करें इसमें भाई साहब, यू डीप डाइव करें भाई साहब चैप्टर में, ताकि आपको मौका मिले कि उस चैप्टर को अच्छे से करें। उस चैप्टर को अगर अच्छे से करेंगे तो ही फाइनल में आप अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे, वरना मैं भी यहाँ पे 4-5 चैप्टरों का टेस्ट दे सकता हूँ आपको। उस चैप्टर को आप अच्छे से करें, जिस भी चैप्टर का, और मैं जिस दिन आपको एग्जाम देता हूँ उस दिन आपको क्वेश्चन पेपर भी भेजता हूँ और आंसर पेपर भी भेजता हूँ। साफ साफ बोलिए कितने लोग इसको देखते हैं? मेरे उस दिन भेजने का रीजन ये है कि जैसे ही आप यहाँ पे पेपर देकर निकल गए, आपके माइंड में वो क्वेश्चन पेपर थोड़ा तो फ्रेश रहेगा। उस चीज को अगर मैं 1 महीने बाद भेजूं कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप दे चुके हैं एग्जाम, आपको याद नहीं भाई साहब क्या है। ठीक है, आप जैसे ही इस डोर से निकलते हैं पेपर देने के बाद, आपके माइंड में क्वेश्चंस रहेंगे, आपको भाई साहब उसी दिन ताबड़तोड़ आंसर पेपर मिल जाएगा। प्लीज रेफर टू इट। द रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको क्वेश्चंस का आंसर मालूम है, लेकिन किस स्टाइल में वो आंसर लिखा जाना चाहिए ये मालूम नहीं है। आप ज्योमेट्री लिख रहे हैं भाई साहब, ज्योमेट्री के सवाल सॉल्व कर रहे हैं, आप रीजंस प्रॉपर्ली नहीं दे रहे हैं, आप भाई साहब थ्योरम्स नहीं लिख रहे हैं, या आपका कोई डिस्क्रिप्टिव आंसर है साइंस में, पॉइंट वाइज आप नहीं लिख रहे हैं, लिखे जा रहे हैं भाई साहब, लेकिन आपका कीवर्ड्स यूज नहीं हो रहा है। सही जा रहे हैं आप, लेकिन कीवर्ड्स यूज नहीं कर रहे हैं। भाई साहब आपको एक साफ साफ बात बता रहा हूं, जो आपका एग्जामिनर होता है, जो पेपर्स चेक करता है, उसको 400-500 पेपर चेक करना रहता है। वो आपका लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेगा, वो देखेगा आपके आंसर में कीवर्ड है कि नहीं, आपका आंसर पॉइंट वाइज है कि नहीं, ताबड़तोड़ मार्क्स देगा, वो सोचेगा भी नहीं। आप भाई साहब 5 पेज का आंसर लिखें लेकिन पता नहीं क्या बोलना चाहते हैं, इससे कुछ मतलब नहीं होगा। सो मेनी अ टाइम्स दिस विल हैपन that students know what is the answer to a particular question but they do not know the format and style of writing it। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप क्वेश्चन पेपर्स को और आंसर पेपर्स को रेफर करें। और मेरे यहाँ पे आपको मैं चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहा हूँ, तो चैप्टर वाइज से आपको एक डीप इंसाइट मिलेगा कि भाई साहब किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं, और अगर वो बन रहे हैं तो उनके आंसर्स आपको किस स्टाइल में लिखने हैं टू गेट द फुल मार्क्स। ठीक है, वो चाहे पॉइंट वाइज आंसर हो, चाहे यूजेज ऑफ कीवर्ड्स हो, या भाई साहब आपका डिस्क्रिप्टिव वो कैसा भी हो, वो आप देखो, आंसर बड़े बड़े लिखने से मार्क्स नहीं मिलते हैं। आपका पॉइंट वाइज आंसर होना चाहिए, और जो कीवर्ड होना चाहिए, जो जिस वर्ड का वहां पे प्रयोग होना चाहिए, अगर आपने नहीं किया रहेगा तो वो आपका नील बड़े सन्नाटा ही आएगा, उसमें आपको कुछ मार्क्स नहीं आएगा। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड दीज थिंग्स पीपल। आई थिंक वेरी मच इन कॉन्टेक्स्ट। अगर इन तीनों चीजों को आप करेंगे तो आपके मार्क्स आएंगे ही आएंगे, वरना नहीं आएंगे भाई साहब। मेरा आंसर आपके लिए यही होगा कि इफ यू आर नॉट डूइंग दीज थिंग्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फेच मार्क्स। कोई मैजिक नहीं है, एक प्रोसेस है जो आपको फॉलो करना है। इस प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे, आपको रिजल्ट्स मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी के साथ बोल सकता हूं। और ये सिर्फ आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, 1st स्टैंडर्ड से लिए 12th स्टैंडर्ड तक, जब तक आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तब तक ये 3 चीजें आपकी मायने रखती हैं। आप जो टेस्ट देते हैं, उन टेस्ट पेपर्स को कैसे रेफर करते हैं, PYQs को रेफर कर रहे हैं कि नहीं, आपको जो भी हेल्प चाहिए, PYQs चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन PYQs देने का एक टाइम आएगा जब मैं दूंगा। आई विल मे बी स्टार्ट आफ्टर नवंबर कि मैं आपको PYQs के प्रैक्टिस कराऊं, जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। लेकिन उस प्लेटफॉर्म में जाने के लिए आपको कम से कम ये 3 पड़ाव को पार करना पड़ेगा, वरना वो इट विल बी एज गुड एज डिस्कसिंग एनी अदर क्वेश्चन विदाउट यू हैविंग एनी आइडिया और क्लू ऑफ व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड हियर। समझ में आ रहा है ये भाई साहब? आपको कम से कम इन तीनों पड़ावों को पार करना पड़ेगा, तब जाकर आप प्रॉपर्ली PYQs को हैंडल कर पाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे इनसाइट्स देते हैं, कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना है, कैसे क्वेश्चंस को आंसर लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लेकिन ये तभी फ्रूटफुल होगा जब ये 3 स्टेप्स आपके फ्रूटफुल हों। मार्क्स लाने के यही तरीके हैं, इन पे प्लीज ध्यान दीजिए, क्योंकि टाइम निकला जा रहा है।
आपने अगर नोट्स नहीं बनाए हैं, आप अपना टाइम टेबल ऐसे सेट करें कि भाई साहब अगर आप 3 घंटा पढ़ रहे होंगे, 3 घंटा तो बहुत मिनिमम बोला है मैंने आपको, 3 घंटा अगर आप पढ़ रहे होंगे तो 1 घंटा आपका सिर्फ नोट्स बनाने में जाएगा। अभी उस 1 घंटे को आप सिर्फ एक सब्जेक्ट को या एक चैप्टर को डेडिकेट करना चाहते हैं, या बिटवीन 3 सब्जेक्ट्स करना चाहते हैं, बिटवीन 3 चैप्टर्स करना चाहते हैं, ये आप पे है। आप एक टारगेट कर लीजिए, भाई साहब इस मंथ के एंड में मेरे कम से कम 5 चैप्टर एसएसटी के, 5 चैप्टर आपके साइंस के और 5 चैप्टर आपके मैथ्स के नोट्स तो कंप्लीट होने चाहिए। ऐसा टारगेट अपने आप को असाइन कीजिए और वैसे ही टाइम टेबल सेटअप कीजिए, ये आपका होना चाहिए। प्लस 1 घंटा आप रखिए सिर्फ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एक चैप्टर को टारगेट कीजिए और उसके पीछे जो आपके क्वेश्चन हैं उनको सवाल करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगा और आपके नॉलेज बेस को बहुत ज़्यादा मजबूत करेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स तो आने वाले हैं भाई साहब, साइंस में भी और मैथ्स तो भरा ही है भाई साहब आपका। तो आप अगर एप्लीकेशंस बेस्ड स्टडी नहीं कर रहे हैं, यू विल बी एट अ लॉस, ठीक है। चैप्टर वाइज टेस्ट है, इस चीज़ का फायदा उठाइए। मैं आपको भाई साहब पूरे यूनिट का टेस्ट नहीं दे रहा हूँ या टर्म का टेस्ट नहीं दे रहा हूँ, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहा हूँ और बाकायदा आपको टाइम दे रहा हूँ। तो प्लीज़ मेक योर प्रिपरेशंस अकॉर्डिंगली और चैप्टर वाइज टेस्ट के क्वेश्चन पेपर और आंसर पेपर को ताबड़तोड़ रेफर कीजिए। चाहिए तो उसका नोट्स भी बनाइए, जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए ना उसका नोट्स बनाइए। कुछ लोग स्मार्ट खेलते हैं, जिनकी स्टडीज़ बहुत डिस्क्रिप्टिव है और बहुत अच्छे से जिन्होंने पढ़ा हुआ है ना, वो अपने कमजोरियों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। समझ लो भाई साहब कोई स्कूल का टेस्ट दिया, आपने स्कूल का टेस्ट दिया, पेपर में ना वो चीज़ ढूंढते हैं जहाँ पे वो गलत है और उस क्वेश्चन को ढूंढते हैं, उसका आंसर देखते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर वो कहीं पे घर पे जाकर नोट करेंगे कि ये मेरे से गलती हुई थी। और ऐसे गलतियों जितनी कम होती जाएंगी उतना अच्छा, और इन गलतियों को ही अगर वो पढ़ के चला जाएगा, बाकी सब तो उसको आता ही है। अगर भाई साहब किसी को पेपर में 78 मिला है आउट ऑफ 80, तो हो सकता है उसने 2 मार्क्स का कोई घपला किया है, उस 2 मार्क्स के सवाल को वो उठाएगा, एक नोट बनाएगा, और जब व्हेन ही इज गोइंग फॉर हिज एक्चुअल एग्जामिनेशंस, ऐसे 2 या 3 मार्क्स जहाँ पे भी उसके लॉस हुए हैं, चाहे वो क्लास के टेस्ट में हो, चाहे भाई साहब स्कूल के टेस्ट में हो, इन सबको वो पढ़ के जाएगा, बाकी सब तो उसको आता ही है। 78 अगर उसने स्कोर किया है तो ऑब्वियसली ही और शी नोज अबाउट द 78%, all that he or she needs to focus is on the 2% which he or she has missed। तो इस तरह से अपने स्टडीज़ को स्ट्रीमलाइन कीजिए। मैं आपको यहाँ पे कोई लेक्चर देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन टाइम जा रहा है आपका। ये सब चैप्टर्स तो मैं कवर करा ही दूंगा, स्कूल में भी कवर हो जाएंगे, लेकिन लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा जब तक आप ये फंडामेंटल चेंजेस नहीं करेंगे। These are very fundamental changes that are required and need your immediate attention। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, वही सवाल, वही आपका रिजल्ट और वही 10% ही बढ़ेगा। अब ये 10% आप कहाँ तक खींच सकते हैं ये आपके ऊपर है। वो 10% बढ़ेगा, आपका जितना भी स्कूल में या यहाँ पे आ रहा है ना, उससे 10% ही बढ़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो प्लीज़ फोकस ऑन दीज थिंग्स, प्लीज़। यही तरीका है, और कोई तरीका ही नहीं है भाई साहब, और कोई तरीका नहीं है मेरे पास, और कोई शॉर्टकट नहीं है, यही मैजिक है। अगर मैजिक होना है तो यही होना है। ओके, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड भाई साहब, सोडियम क्लोराइड में कितना है आपका 281 है, क्लोरीन में क्या है 287 है भाई साहब, ठीक है। सो नॉट समथिंग दैट इज न्यू। आपका Z मतलब एटॉमिक नंबर कितना हो गया 17, पहले वाले ऑर्बिट में 2, दूसरे वाले में 8 और तीसरे वाले में 7, पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8 और तीसरे वाले में 1। तो ये क्या करेगा भाई साहब, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इसका इलेक्ट्रॉन को कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट, इसका भाई साहब क्या हो जाएगा 2 8, लेकिन इसका एक संतुलन बिगड़ जाएगा। संतुलन बिगड़ के क्या हो जाएगा भाई साहब, अभी हो जाएंगे इसके पास 11 प्रोटॉन्स एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास क्या हो जाएंगे भाई साहब 18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इलेक्ट्रॉन्स और 17 प्रोटॉन्स। तो मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा। दैट इज द रीजन इट इज नोन एज Na+ एंड दैट इज द रीजन इट इज नोन एज Cl-। तो ऑब्वियसली बात है कि भाई साहब एक आपका पॉजिटिवली चार्ज है, दूसरा आपका नेगेटिवली चार्ज है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमेशा एक साथ ही रहेंगे। सो दिस विल बी वाटर पीपला NaCl, ये हो जाएगा आपका NaCl। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। So chlorine has 7 electrons in the last cell, so it will accept 1 electron to become stable। तो एक इलेक्ट्रॉन ही एक्सेप्ट करेगा और स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका भाई साहब क्लोरीन ने क्या किया यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन, और ये आपका भाई साहब हो गया, ठीक है, ओके। तो ये हो गया क्या, प्लस चार्ज क्यों हो गया,
क्योंकि भाई साहब अभी इसके पास 11 प्रोटॉन्स हैं लेकिन 10 ही इलेक्ट्रॉन्स है, 2 और 8, और उसके पास भाई साहब क्या हो गया 17 प्रोटॉन्स हैं लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इसका मतलब उसके पास हो गया आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है। एज Na सोडियम डिनोट्स 1 इलेक्ट्रॉन, इट हैज 11 प्रोटॉन्स बट 10 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट डेवलप्स अ पॉजिटिव चार्ज, और इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब, कटायन। दिस इज नोन एज अ कटायन। दिस डेवलप्स अ नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज नोन एज एन अनायन, इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब, अनायन, ठीक है। सो कटायन एंड अनायन, तो ये हो गया भाई साहब आपका 288 और ये हो गया आपका 28, ठीक है। क्लियर क्लियर क्लियर। As chlorine accepts 1 electron, it has 17 protons but 18 electrons, so it develops 1 negative charge and is called as an anion, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनायन, ठीक है। ओके ओके ओके। ऑपोजिट चार्जेस हैं भाई साहब, ये क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन भाई साहब क्या हो गया आपके ऑपोजिट चार्जेस हो गए, ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड हेंस देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन। आपका ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में भाई साहब क्या हो जाएगा, ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड हेंस दे विल फॉर्म सोडियम क्लोराइड। तो इस तरीके की बॉन्डिंग को हम किस टाइप का बॉन्ड बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड मींस बॉन्ड्स विच आर रिजल्टिंग एज अ फॉर्मेशन ऑफ आयंस, ठीक है। यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन के आयंस बने हैं एंड द सोडियम एंड क्लोरीन आयंस आर गोइंग टू स्टे टुगेदर बिकॉज ऑफ आयंस, ठीक है। So they are going to stay together because one is positive and the other one is negative, ठीक है। So this force of attraction is called the ionic bond. Ionic bond हो गया भाई साहब आपका। Formation of magnesium chloride, ये हो गया आपका magnesium, ठीक है। Magnesium has 2 electrons in the last shell, so it will donate 2 electrons to become stable. 2 इलेक्ट्रॉन्स भाई साहब दे देगा, और क्लोरीन क्या करेगा, एक क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा, तो एक और क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, वो दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इसका मतलब आपका एक मैग्नीशियम कितने क्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा, 2 क्लोरीन के साथ, इसीलिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MgCl2। अगर आप यहां पे देखोगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2, तो आपका भाई साहब यहां पे वैलेंसी कितना हो जाएगा, इसको 2, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड इज द वैलेंसी, और क्लोरीन भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1। सो अगर हम यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी जाते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, MgCl2। ये हो गया आपका मैथमेटिकल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कॉन्सेप्ट, और ये हो गया आपका थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट कि भाई साहब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के लिए 2 हैं, लेकिन क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने के लिए एक ही है अपॉर्चुनिटी, तो इसका मतलब 2 क्लोरीन एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, तो इसका मतलब एक मैग्नीशियम के साथ कितने क्लोरीन एटम्स का कॉम्बिनेशन होगा, यहाँ पे 2, ठीक है। दैट इज गिविंग यू व्हाट, MgCl2। तो ये हो गया आपका क्लोरीन। क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल, सो इट विल एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल। तो ये भाई साहब इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया टू बिकम स्टेबल, ठीक है। और भाई साहब ये हो गया क्लोरीन, ये हो गया Mg, तो Mg क्या बन गया भाई साहब आपका Cl2। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। So since Mg has to donate 2 electrons to become stable, but chlorine accepts only 1 electron to become stable, hence 1 Mg requires 2 atoms of chlorine. तो एक मैग्नीशियम को भाई साहब 2 क्लोरीन एटम्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैग्नीशियम स्वाभाविक तौर से 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है और एक क्लोरीन एटम एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो इसका मतलब दूसरे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए दूसरे क्लोरीन एटम की जरूरत पड़ेगी, तो इसका मतलब एक मैग्नीशियम 2 क्लोरीन एटम के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज, तो एक इलेक्ट्रॉन गया इधर और दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके पास, ठीक है, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन गया भाई साहब इधर। तो अभी क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट और क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन मतलब वो नेगेटिव हो जाएगा Cl-, ये वाला क्या हो जाएगा Cl-, और ये हो जाएगा क्या Mg2+। 2 इलेक्ट्रॉन्स गए हैं इसके, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, तो भाई साहब मैग्नीशियम का 2 इलेक्ट्रॉन गया, मतलब अभी 2 प्रोटॉन इसका ज्यादा है, ठीक है, तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं उतना ही पॉजिटिव चार्ज चढ़ता है, ठीक है। तो आपका भाई साहब 2 इलेक्ट्रॉन गया तो ये आपका 2। दिस इज हाउ अ मैग्नीशियम क्लोराइड मॉलिक्यूल विल लुक लाइक। मैग्नीशियम हैज फॉर्म्ड व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज 2+, क्लोरीन हैज फॉर्म्ड व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज माइनस एंड माइनस हियर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। A chemical bond formed by the transfer of electrons from one atom to another atom is called ionic bond or electrovalent bond, ठीक है। तो इस मतलब there is one donor atom and the other one is an acceptor atom। तो एक ने भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं और एक ने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है, ठीक है। सो केमिकल बॉन्ड, ऐसा जो केमिकल बॉन्ड फॉर्म होता है बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम
इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसको हम भाई साहब आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल आर नोन एज आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। इनको हम भाई साहब आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स बोलेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, हार्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो इसका भाई साहब एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है किसके किसके बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। तो दीज आर बेसिकली हार्ड। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स रहता है ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों? दे आर हार्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ, देखो कोई भी चीज हार्ड कब हो जाएगी, जब उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं, उसको अगर बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो बस ऑब्वियसली इट विल बिकम वेरी हार्ड। ठीक है, ओके। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्यों होंगे? तो आपका भाई साहब ये सोडियम और क्लोराइड में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको तोड़ने के लिए आपको बहुत हाई एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मुझे सोडियम क्लोराइड को मेल्ट करवाना है, ठीक है, तो बहुत हाई एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी, तब जाकर इनके बॉन्ड्स टूटेंगे। अगर इनके बॉन्ड्स टूटेंगे तो क्या बनेंगे, वही सोडियम और क्लोरीन आयंस बन जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मोल्टन स्टेट। और ये जनरली बहुत हाई टेम्परेचर पे अचीव होता है। ठीक है, ये बहुत हाई टेम्परेचर पे अचीव होता है। अगर मुझे आयंस चाहिए विदाउट गोइंग टू दैट हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, व्हाट डू आई डू, वाटर में डाल दो उसको भाई साहब। ठीक है, क्योंकि वाटर में क्या होगा, ठीक है, ये आपका भाई साहब ये Cl है, जैसे ही तुम इसको एक्वस फॉर्मेट में लाते हो, मतलब वाटर में डालते हो, तो ये फटाक से विदाउट, ये क्यों हो रहा है, व्हाई विल दिस हैपन, व्हाई विल दिस हैपन, ये क्यों होगा कि भाई साहब जिस चीज को करने में तुमको इतनी ज्यादा हाई एनर्जी देनी पड़ रही है, उसको तुम एक आसान तरीके से वाटर में डिसॉल्व करते हो और वो आयंस में डिसोसिएट हो गया। वाटर ने भाई साहब क्या ही मैजिक कर डाला, वाटर ने क्या ही मैजिक कर डाला जिसके लिए तुमको इतना हाई एनर्जी देना पड़ रहा था, फिर भी नहीं अचीव कर पा रहे थे। देखो 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 भाई साहब, वाटर क्या है, वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। तो ये क्या कराएगा भाई साहब, यहां पे भाई साहब वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, मतलब ये बनाएगा H+ और OH- आयंस। ठीक है, क्लियर है। जैसे ही सोडियम क्लोराइड को तुमने वाटर में डिसॉल्व किया, ठीक है, तो इसके बनेंगे Na+ और Cl-। किसी भी सॉल्वेंट में ये बनेगा, किसी भी सॉल्वेंट में ये बनेगा, याद रखो। ठीक है, अगर तुमने कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया, अल्कोहल ले लिया, कहीं पे भी सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व करोगे यही बनेगा। लेकिन होगा क्या, वाटर में ये Na+ किससे घिर जाएगा, घेर लो भाई साहब, एक घेर लो, मारा इसका भाई साहब, ये OH- आयन ने भाई साहब घेर लिया इसको। ठीक है, और ये Cl- को कौन घेर लेगा, ये H+ घेर लेगा, सब घेर लो भाई साहब। ठीक है, अभी भाई साहब ना ये इनसे मिल नहीं पा रहे, समझ में आ रहा है ये। तो प्रेम से विवाह हुआ, फिर सेपरेशन हो गया, अब परिवार वालों ने घेर लिया भाई साहब, न लड़के को लड़की से मिलने दे रहे हैं, न लड़की को लड़के से। समझ में आ रहा है ये चक्कर हो रहा है। तो वाटर बेसिकली क्या है, इस वाटर की इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं भाई साहब, डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, ये होती है भाई साहब डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। दूसरे किसी सॉल्वेंट में भी तुम सोडियम क्लोराइड को डालोगे तो यही होने वाला है, लेकिन दूसरे किसी में ऐसे घिराव नहीं होगा। समझ में, तुमने सोडियम क्लोराइड को किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डाल दिया, जैसे CCl4, लेट्स से कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसमें भी सोडियम क्लोराइड क्या बनाएगा, सोडियम+ और Cl-। लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कोवैलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है। कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब देखो कार्बन है, ऐसे 4 क्लोरीन से भाई साहब ये घिरा हुआ है ना, इन चारों क्लोरीन के साथ इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, शेयर हुए, तो ये कोवैलेंट बॉन्ड है। आयंस तो बन नहीं सकते यहां पे, अगर ये कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है, तो इसके तो आयंस बनेंगे नहीं, आयंस आयनिक कंपाउंड के ही बन सकते हैं, तो इसका मतलब ये टूटेगा नहीं आयंस में। तो अभी ये जो टूटे फिर से वो मिल जाएंगे भाई साहब, वो टूटे लेकिन फिर से मिल जाएंगे, यहां पे टूटे लेकिन मिलेंगे नहीं, क्योंकि इनको घेर लिया है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं आइसोलेशन ऑफ आयंस, इसको भाई साहब आइसोलेट कर दिया है, वाटर ने भाई साहब घेर लिया इसको। ठीक है, इसके H+ ने और इसके OH- ने इसको चारों तरफ से घेर लिया है, अभी इसको भाई साहब मिलने का कोई तरीका नहीं है, इसीलिए अभी क्या हो जाएगा, Na+ और Cl- आपके सेपरेट हो गए।
और इसीलिए हम इसको बोलते हैं डिसोसिएशन। 100% डिसोसिएशन हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है ये? ठीक है, डिसोसिएशन हर जगह होगा, लेकिन डिसोसिएशन के बाद एसोसिएशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड में जैसे आपने डिसॉल्व किया सेपरेट होगा, लेकिन अभी कोई आयंस नहीं है इनको सेपरेट आउट करने के लिए, ये प्लस है ये माइनस है, ऑटोमेटिकली फिर से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपका वही धरा का धरा रह जाएगा सोडियम क्लोराइड। आर बी क्लियर टू दिस वन पीपल? और इसी प्रॉपर्टी वाटर को हम बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछा था यहाँ पे हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स किस लिए होते हैं? हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं क्योंकि इनके बीच में आयनिक बॉन्ड है। इस आयनिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा हाई एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो मुद्दे की बात यह है कि वही सोडियम क्लोराइड जो अपने आयनिक बॉन्ड के चलते एक बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट रखता है, उसके आयंस को आप सिर्फ वाटर में डिसॉल्व करके भी तोड़ सकते हैं, जिसमें आपको एनर्जी नहीं लगेगी। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। और वो क्यों होगी? क्योंकि वाटर की डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है। वाटर हैज गॉट अ डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। क्लियर? ओके ओके ओके। जनरली सोल्यूबल इन वाटर, ये आपके जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होंगे वो सोल्यूबल होंगे वाटर में। और क्यों होंगे? आपने देखा भाई साहब, यहाँ पे एक मेटल वाला पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नॉन मेटल वाला क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। मेटल वाले पॉजिटिव को भाई साहब OH माइनस आयंस घेर लेंगे और नॉन मेटल वाले नेगेटिव आयंस को भाई साहब H प्लस आयंस घेर लेंगे। दोनों आपस में मिल नहीं सकते हैं, तो भाई साहब दोनों क्या हो गए? सोल्यूबल हो गए। ये सोल्यूबल हो गए ना भाई साहब। ठीक है, सो नॉन मेटल एंड मेटल विल गेट डिसॉल्व्ड इन द वाटर। ठीक है, तो जनरली दे आर सोल्यूबल इन वाटर। सारी चीजों को देखो लॉजिकली समझने की कोशिश करो, याद करना नहीं है भाई साहब, लॉजिकली चीज को समझने की कोशिश करो। क्यों सोल्यूबल होंगे भाई साहब? आपने अभी तो पढ़ा, सोडियम क्लोराइड को इतना हीट देने के बाद वो टूट रहे हैं। वही चीज अगर मैं वाटर में डालूं तो वो डिसोसिएट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक को घेर लेगा भाई साहब पॉजिटिव H प्लस आयंस और एक को घेर लेगा भाई साहब नेगेटिव OH माइनस आयंस। तो वाटर क्या कर रहा है? दोनों में डिस्पैरिटी या डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, बिकॉज ऑफ विच दे आर नॉट एबल टू एसोसिएट देमसेल्व्स बैक इन द सेम फॉर्मेट। ठीक है, when we are talking about good conductor of electricity, why they will be good conductors of electricity? क्योंकि भाई साहब आयंस फॉर्म कर रहे हैं। देखो, कोई सॉलिड है, सॉलिड, और मैं इसको बोल रहा हूं कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्यों होगा ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? हाँ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। चलिए भाई साहब, ये आपके किसके वजह से हैं भाई साहब? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, अभी समझ लो कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया है आपने, यहाँ पे कुछ ऐसे इलेक्ट्रोड्स डिप किए हुए हैं, यहाँ पे भाई साहब आपने कोई बल्ब लगाया हुआ है। ठीक है, और ये आपका कोई इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं इसमें। अगर ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं हुआ, सारे लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। आपने अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया, अल्कोहल ले लिया, इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। करते रहो पास, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। जैसे ही आपने कोई स्ट्रॉन्ग या वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, स्ट्रॉन्ग या वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, आपका ये बल्ब जो है ग्लो करेगा। ठीक है, विच मीन्स दैट आउटसाइड इन द सर्किट दिस इज द पाथ, और इनसाइड में कौन इस पाथ को कंप्लीट कर रहा है? इनसाइड में आयंस इस पाथ को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पॉजिटिव चार्ज मतलब ये हो गया एनोड, नेगेटिव ये भाई साहब बैटरी है, बैटरी का ये वाला हो गया पॉजिटिव, ये हो गया आपका नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव मतलब हो गया आपका कैथोड। तो जितने भी आपके मेटल आयंस होंगे वो पॉजिटिव हैं, वो इसको घेर लेंगे भाई साहब, इसके आजू बाजू आ जाएंगे। और जितनी भी आपके नॉन मेटल्स आए, वो आपके नॉन मेटल आयंस हैं, वो आपके नेगेटिव हैं, ये भाई साहब आ जाएंगे एनोड के पास, ये इसको घेर लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इधर नॉन मेटल वाले नेगेटिव वाले जा रहे हैं, इधर मेटल वाले जा रहे हैं, मतलब कंटिन्यूअस आयंस फ्लो हो रहे हैं। तो आयंस अगर मूव हो रहे हैं तो देयर इज इलेक्ट्रिसिटी व्हिच इज गेटिंग कंडक्टेड। भाई साहब इस सॉलिड में इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे थे, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही थी। इस लिक्विड में आयंस मूव हो रहे हैं, तभी जाकर भाई साहब आपका क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। अभी ये जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, ये किन चीजों पे डिपेंड करेगी कि भाई साहब ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है ये कितना स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे होता है? कितना डिसोसिएशन होता है आयंस में। जैसे अगर आप देखोगे भाई साहब कोई इलेक्ट्रोलाइट है NaOH, इसका भाई साहब क्या होगा? एक्वस फॉर्मेट में कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगा। तो दिस विल डिसोसिएट इनटू Na प्लस प्लस OH माइनस। ठीक है, इसका कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया। दिस हैज डिसोसिएटेड कंप्लीटली। ठीक है, तो मतलब यहां पे आयंस बहुत बड़ी तादाद में फॉर्म होंगे। ठीक है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। HCl हो गया, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस या कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, कोई भी स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन जैसे सॉल्ट, ये आपका सॉल्ट है देखो। ठीक है, ये भी भाई साहब एक्वस फॉर्मेट में क्या बनाया जाएगा? आपका
Na प्लस प्लस Cl माइनस। बहुत ध्यान से इस साइन को देखना, मतलब क्या है, ये एक तरफा प्यार, ठीक है, मतलब एक तरफा ही हो रहा है ये इक्वेशन जो है, तो आपका एक तरफा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जा रहा है। अभी आपका भाई साहब जैसे समझ लो एसिडिक एसिड आता है, एसिडिक एसिड CH3COH, ये आपका एक वीक एसिड है। इसका कैसे होगा, इसका भाई साहब फॉरवर्ड भी होगा और बैकवर्ड भी, तो मतलब आपका हो गया CH3COO माइनस प्लस H प्लस, ये हो गया आपका फॉरवर्ड और बैकवर्ड भी, CH3CO माइनस प्लस H प्लस। क्लियर 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 पीपल, हम आर बी क्लियर ऑन दिस वन। एसिडिक एसिड का दोनों भी तरफा होगा, CH3CO माइनस और ये हो गया आपका H प्लस। क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। तो एसिडिक एसिड का भाई साहब ये हो गया, एसिडिक एसिड का ये हो गया, क्लियर है। इसका मतलब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। क्यों वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, क्योंकि जिस स्पीड से एक इक्विलिब्रियम स्टेज आएगा कि भाई साहब ये आयंस डिसोसिएट हो रहे हैं, लेकिन ये आयंस कंबाइन होकर फिर ये बन रहा है, समझ में आ रहा है, ये आयंस बन रहे हैं फिर ये बन रहा है, आयंस बन रहे हैं फिर ये बन रहा है, तो इसका मतलब आयंस जो है तो पूरे पूरे डिसोसिएट हो ही नहीं पा रहे हैं, समझ में आ रहा है। ये फाइनल हो गया, देखो ये भाई साहब यही फाइनल है, ये फिर से ये नहीं बनाएगा, ये ही फाइनल है, ये फिर से ये नहीं बनाएगा, लेकिन ये फाइनल नहीं है, ये फिर से ये बनाएगा। इसीलिए आपका जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस है वो कम हो जाएगा, और जितना आपका किसी भी सोल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस कम होता है उतनी कम आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, ठीक है। जनरली आपके जितने भी आपके आयनिक कंपाउंड्स हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई, बिकॉज कंप्लीट डिसोसिएशन, दिस इज बिकॉज ऑफ कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ आयंस, ठीक है। ये गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है, बिकॉज ऑफ कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ आयंस। तो कंप्लीट आपका डिसोसिएशन हो जाएगा किसका, आयंस का। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, ओके ओके ओके। इसके बाद आता है दे आर जनरली ब्रिटल, ठीक है। आयनिक कंपाउंड ज्यादा करके आपके क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं, मतलब टूट जाएंगे, ठीक है, मतलब उतने सख्त नहीं होते हैं, ठीक है। अकरेंस ऑफ मेटल्स, चलिए भाई साहब अकरेंस ऑफ मेटल्स देखते हैं। मेटल्स आपके फ्री स्टेट और नेटिव स्टेट बोलते हैं हम इसको, फ्री स्टेट और नेटिव स्टेट में भी अकर करते हैं। जैसे सिल्वर देखो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, गोल्ड, प्लैटिनम, दीज आर नोन एज नोबल मेटल्स, ठीक है। ये आपके नोबल मेटल्स हैं। व्हाई आर दे कॉल्ड नोबल मेटल्स, बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विथ अदर कंपोनेंट्स इन द एनवायरमेंट। इधर आपका ऑक्सीजन ले लो भाई साहब, दूसरे गैसेस ले लो, या एसिड्स ले लो, या बेसिस ले लो, किसी के साथ भी ये रिएक्ट नहीं करते हैं। जमीन में गाड़ के रख दोगे, आज से 10 साल बाद भी तुमको वैसे ही मिलेंगे। इसलिए बोलते हैं ना भाई साहब क्या खानदानी धन गड़ा हुआ है तुम्हारे जमीन के नीचे, क्योंकि अगर आप सच्ची में ऐसा रखते हैं तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ना गोल्ड, ना सिल्वर और ना ही प्लैटिनम किसी चीज से भी रिएक्ट करेगा। दीज आर अनरिएक्टिव मेटल्स, अनरिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। इनका किसी चीज से कोई रिएक्शन, ऑल्दो दे आर मेटल्स हाउएवर दे आर अनरिएक्टिव, गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम। तो ये फ्री स्टेट और नेटिव स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, दे कैन बी रिकवर्ड इन फ्री और नेटिव स्टेट, ठीक है। आपके दूसरे फॉर्मेट्स क्या होंगे, ये रिएक्ट करेंगे और इसीलिए और फॉर्मेट में मिलते हैं हमको, ठीक है, दे विल रिएक्ट। तो ये कंबाइंड स्टेट में हमको मिलेंगे। कंबाइंड स्टेट में आपका भाई साहब क्या क्या है, ऑक्साइड्स हो गया, कार्बोनेट्स हो गया, सल्फाइड्स हो गया, या नाइट्रेट्स हो गए, ठीक है। तो दीज कंबाइंड स्टेट्स विल बी इधर ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, सल्फाइड्स और नाइट्रेट्स, ठीक है। ऑक्साइड्स भी हो सकते हैं, कार्बोनेट्स भी हो सकते हैं, सल्फाइड्स भी हो सकते हैं, या नाइट्रेट्स भी हो सकते हैं। मतलब कैसा है देखो, कंबाइंड स्टेट में अगर सोडियम है तो ऐसा भी हो सकता है सोडियम, ठीक है। कार्बोनेट मतलब सोडियम कार्बोनेट, देखो Na2CO3, सल्फाइड मतलब Na2S, ठीक है। तो आपका भाई साहब नाइट्रेट्स NaNO3, इस तरीके के कंपाउंड्स, ठीक है। मतलब सोडियम ही देख रहे हो आप, और इतने सारे फॉर्मेट्स में ये एग्जिस्ट कर सकता है, देखिए इतने सारे फॉर्मेट्स में ये एग्जिस्ट कर सकता है। तो अकरेंस ऑफ मेटल्स फ्री स्टेट और नेटिव स्टेट पॉसिबल है सिर्फ नोबल मेटल्स के लिए, ठीक है। ओनली नोबल मेटल्स हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग इन अ फ्री स्टेट। अदर मेटल्स हैव टू एग्जिस्ट इन अ कंबाइंड स्टेट, दे विल गेट कंबाइंड विथ अदर्स बाय रिएक्टिंग विथ अदर्स, इधर इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स, ठीक है। ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, सल्फाइड्स और नाइट्रेट्स, ठीक है। So minerals देखो, the naturally occurring compounds of metals along with other impurities are known as minerals। तो जितने भी आपके naturally occurring compounds होते हैं, metals along with other impurities are known as minerals। तो इनको हम बोलेंगे minerals। अदर जितने भी natural impurities हैं उनके साथ जो metals का existence होता है उसको हम बोलते हैं minerals, ठीक है।
तो मिनरल्स भाई साहब आपके क्या हो जाएंगे, द नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स अलॉन्ग विद अदर इंप्योरिटीज आर नोन एज मिनरल्स। तो ये समझ लो ये माइन है, माइन, दिस बेसिकली अ माइन। यहाँ पे मिनरल्स लोकेटेड होंगे 50%, 700 फीट, ठीक है। अगर 700 फीट डीप डाउन में आप कोई माइन दिखाते हैं तो इसमें भाई साहब मिनरल्स इस तरह से मिलते हैं, ठीक है। माइन बी है, देखो माइन बी, ठीक है, 95% मिनरल्स मिलेंगे, 1000 फीट नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप, ये बहुत रिस्क है बेसिकली, बहुत लोगों की जाने गई हैं इसमें, ठीक है। आज की तारीख में तो माइनिंग बहुत सेफ हो चुका है, लेकिन आज से 50 साल पहले माइनिंग बहुत रिस्की था, ठीक है। क्योंकि ये जैसे आप होल्स करके नीचे जाते हो मिनरल्स की खोज में, क्योंकि ये भाई साहब अर्थ है, थोड़ा सा भी धक्का लगा, और कुछ सीमेंटिंग करके तो आप जा नहीं रहे हो नीचे, तो भाई साहब थोड़ा सा धक्का लगा और पूरा नीचे ना हो, और ऐसे 200 लोग 300 लेबरर्स ऐसे ट्रैप हो जाते थे, और अगर ट्रैप हो गए तो उनको निकालने का कोई तरीका नहीं, दे विल डाई आउट, ठीक है। इट्स लाइक एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक हुआ और पूरा डेब्रिस किसी एक पूरे पॉपुलेशन के ऊपर गिर जाता है ऐसा ही माइनिंग करते हुए जब आप बहुत नीचे चले जाते हैं तो देयर आर हाई पॉसिबिलिटीज दैट दिस डेब्रिस माइट फॉल ऑन द लेबरर्स, ठीक है, एंड दे वुड लूज देयर लाइव्स, ठीक है। तो जब आप 700 फीट तक नीचे जाते हैं, यू गेट 50% ऑफ द मिनरल्स। व्हेन यू गो डाउन टू एज डीप एज 1000 फीट, you get approximately 95% of the minerals, ठीक है। The naturally occurring compounds of metals along with other impurities are known as minerals। तो ये आपके भाई साहब मिनरल्स हो जाएंगे। आप 80%, अगर 500 फीट तक गए तो भाई साहब आपको 80% मिलेगा, जैसे माइन सी है ये, ठीक है। तो मिनरल्स भाई साहब ओर्स में होते हैं, ओर फॉर्मेट में, ठीक है, ओर्स में होता है, जिससे आपको प्यूरिफाई द मिनरल्स विच फ्रॉम विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली आर कॉल्ड ओर्स, ठीक है। देखो किसी भी मेटल के बहुत सारे टाइप्स ऑफ ओर्स होते हैं, ठीक है। हमको उस ओर को चुनना है जिससे कम खर्च में हम मेटल को निकाल सके, मतलब प्रॉफिटेबली, ठीक है, एंड कन्वीनियंटली, और इजी प्रोसेस से निकाल सके, ठीक है। एक मेटल का ही अलग अलग ओर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आयरन का बहुत ज्यादा यूज होने वाला जो ओर है वो है आयरन ओर, या हम बोल सकते हैं आयरन पाइराइट भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है, जो सल्फाइड फॉर्म में होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम का जो बहुत ज्यादा यूज होता है और वो है भाई साहब बॉक्साइट का, ठीक है, वो है आपका बॉक्साइट का। तो अलग अलग मेटल्स के अलग अलग ओर फॉर्मेट्स होते हैं, तो जहां से भी हमको ओर मिलेगा वहीं से माइनिंग चालू कर देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। हमको देखना है कि भाई साहब देखो मिनरल समझ लो आपका, हमने जो मिनरल निकाला है वो है भाई साहब 100 क्विंटल, और उसमें से 100 क्विंटल निकला, और उसमें से भाई साहब और निकला आपका 5 ग्राम का, ये भाई साहब प्रॉफिटेबल नहीं है, दिस इज नॉट प्रॉफिटेबल। आप 100 क्विंटल के मिनरल को निकालेंगे और उसमें से जो आपका एक्चुअल मेटल निकलेगा वो निकलेगा 5 ग्राम का, तो ये आपके लिए कतई प्रॉफिटेबल नहीं है। और 5 ग्राम का जो एलिमेंट आप निकाल रहे हैं उसका बाजार में दाम भी उतना नहीं है, एल्यूमिनियम हो गया या आयरन हो गया, तो मतलब इसमें आपका आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि जिस ओर को हम टारगेट कर रहे हैं वो ओर से मेटल का निकालना प्रॉफिटेबल होना चाहिए, ठीक है, बिजनेस माइंडेड से। क्योंकि आप जब किसी मेटल को निकाल रहे हैं तो बहुत बड़े पैमाने पे निकाल रहे हैं, बहुत बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको उस ओर को टारगेट करना पड़ेगा, ठीक है, एंड कन्वीनियंटली। बहुत सारे मेटल्स के जो ओर्स हैं उसमें से मेटल्स निकालने का जो प्रोसेस है वो उतना कन्वीनियंट प्रोसेस नहीं है। नाउ व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय कन्वीनियंट? इजी प्रोसेस नहीं है, बहुत सारे प्रोसेस हैं। देखो जितना प्रोसेस होगा प्यूरिफिकेशन का, जितना प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा उतने ही ज्यादा लोगों को आपको एम्प्लॉय करने पड़ेंगे और उतना ही ज्यादा आपका खर्चा भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। दैट इज वन थिंग आउट हियर, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? गैंजू क्या बोलते हैं भाई साहब? ओर्स, ठीक है। व्हाट इज गैंजू? ओर्स कंटेन मेनी टाइप्स ऑफ impurities such as soil, sand, rocky substances along with the metal compounds. These impurities are called as गैंजू, ठीक है। तो आपका मतलब ये ओर है, उसके ऊपर भाई साहब रॉक है, ठीक है, उसके ऊपर भाई साहब सॉइल है, उसके ऊपर दूसरे मतलब पेड़ पौधे कुछ हैं, ठीक है। ये सारी चीजों को हम क्या बोलेंगे? यानी जिसको हम धो धा के साफ कर सके, जिसको हम बहुत धो धा कर साफ कर सके उसको हम बोलते हैं गैंजू। जिसको हम विदाउट केमिकल ट्रीटमेंट्स भी सेपरेट कर सके, ठीक है, उसको हम बोलेंगे गैंजू, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? तो आपके ओर्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और गैंजू होता है ओर्स कंटेनिंग मेनी टाइप्स ऑफ impurities such as soil, sand and rocky substances along with metal compounds. These impurities are known as गैंजू, ठीक है। ओके
इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे भाई साहब मेटलर्जी। द प्रोसेस यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन देयर प्योर फॉर्म फ्रॉम देयर ओर्स इज कॉल्ड मेटलर्जी। ठीक है, तो ये जो मेटल को निकालना है उनके ओर्स से, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे मेटलर्जी। अलग अलग मेटल्स को अलग अलग ओर से हम अलग अलग प्रोसेस से निकालते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका अगर हम एल्यूमिनियम का देखेंगे तो वी जनरली इवॉल्व बेयर्स प्रोसेस करते हैं हम। ठीक है, अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, रोस्टिंग होती है, ठीक है, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस है, अलग अलग प्रोसेस से हम मेटलर्जी को करते हैं। मेटलर्जी इंक्लूड्स, तो पहला तो भाई साहब जो इम्प्योरिटीज हैं उनको भाई साहब फिजिकल मोड से सेपरेट आउट करना है। जो भी आपके धूल मिट्टी, ठीक है, उसको सेपरेट आउट करना है। सो रिमूवल ऑफ गैंजू, ठीक है। और रिडक्शन, रिडक्शन मतलब क्या है, देखो ज्यादा करके मेटल्स क्या होंगे, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में होंगे। जैसे आपका Fe2O3 है, ठीक है, आयरन ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये सारे आपके जितने भी मेटल्स हैं ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड स्टेट में होंगे। इस ऑक्सीजन को आपको उड़ाना है। अगर इस ऑक्सीजन को आपको उड़ाना है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ठीक है, दैट प्रोसेस विल बी नोन एज रिडक्शन। द मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली एंड कंटिन्यू। ओके, सो कहां गया भाई साहब, रिडक्शन हो गया ये। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स, उसके बाद हम ओर्स को कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जैसे कॉन्सेंट्रेट मतलब कैसा है, ज्यादा अमाउंट में, ठीक है, ज्यादा अमाउंट में उसको लाते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स। ठीक है, रिफाइनिंग, इसको रिफाइन करेंगे। सो दीज आर प्रोसेसेस। ओर है भाई साहब, ठीक है, ओर के कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ओर ऑफ हाईली कॉन्सेंट्रेटेड ओर ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स। कौन कौन से आपके हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, जो भी हाइड्रोजन के ऊपर आते हैं वो आपके हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ठीक है, ये सारे, आयरन, ऑल दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेंट्रेशन हो गया। दूसरा हो गया कॉन्सेंट्रेशन ओर ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। कॉपर हो गया भाई साहब, ठीक है, एल्यूमिनियम भी बोल सकते हैं एक टाइप का, जिंक भी बोल सकते हैं, थोड़े से मॉडरेटली रिएक्टिव है ये। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेटेड ओर ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स मतलब गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये हो गया आपका। ठीक है, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन, जब आपका हाईली रिएक्टिव मेटल होगा उसका प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। प्रॉब्लम ये है कि भाई साहब वो एयर के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, वाटर के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, सब चीजों के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो हम उसको कैसे सेपरेट करें, समझ में आ रहा है ये। ठीक है, उसको सेपरेट करने के लिए भाई साहब उसको पिघलाना पड़ेगा हमें। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन ओर, दैट इज मोल्टेन क्लोराइड और ऑक्साइड। ठीक है, तो जिस भी फॉर्म में आपको वो मोल्टेन ओर मिला है उसका भाई साहब आपको इलेक्ट्रोलिसिस कराना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है भाई साहब, इलेक्ट्रोलिसिस इज लाइक इलेक्ट्रोड्स। ये आपका भाई साहब देखो इलेक्ट्रोलिसिस है। ठीक है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज बैटरी है। ठीक है, और भाई साहब आपने यहाँ पे ये आपके इलेक्ट्रोड्स हो गए, और यहाँ पे मोल्टेन है, ये भाई साहब मोल्टेन स्टेट में है। ठीक है, मोल्टेन ओर है, मोल्टेन ऑक्साइड और क्लोराइड ओर, मोल्टेन ऑक्साइड और क्लोराइड फॉर्मेट में है। ठीक है, ये आपका भाई साहब पॉजिटिव चार्ज के साथ कनेक्टेड है, ये नेगेटिव चार्ज के साथ, तो ये हो जाएगा आपका एनोड और ये हो जाएगा आपका कैथोड। ठीक है, अभी क्या होंगे भाई साहब मोल्टेन ऑक्साइड और मेटल में। ठीक है, तो ऑक्सीजन कहां जाएगा, ऑक्सीजन इज नेगेटिव, तो ये जाएगा भाई साहब इधर, ऑक्सीजन इधर आ जाएगा, या क्लोरीन जो है तो इधर आ जाएगा, और मेटल इधर पे कलेक्ट होने लगेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये। तो आपने क्या लिया हुआ है भाई साहब, अगर कॉन्सेंट्रेटेड ओर ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल है उसका आप क्या करा रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन ओर और मोल्टेन क्लोराइड और ऑक्साइड, ये आपको क्या दे देगा, प्योर मेटल दे देगा। यहां पे भाई साहब आपका कलेक्ट होता रहेगा और ये प्योर मेटल आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ओके, कॉन्सेंट्रेटेड ओर ऑफ मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, मॉडरेटली जैसे कार्बोनेट ओर है या सल्फाइड ओर है, तो इसका हम बोलते हैं भाई साहब रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। ठीक है, सल्फाइड ओर का करते हैं हम रोस्टिंग और कार्बोनेट ओर का करते हैं हम कैल्सिनेशन, और उसके बाद क्या प्रोड्यूस होता है आपका मेटल ऑक्साइड। मतलब इसमें क्या होता है, सल्फर और कार्बन उड़ जाता है लेकिन ऑक्सीजन रह जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसका तो भाई साहब इलेक्ट्रोलिसिस के सिवा और कोई चारा नहीं है। जो भी आपका हाईली रिएक्टिव मेटल होगा लाइक से सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा, ठीक है, व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू डू देयर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर क्लोराइड्स और देयर क्लोराइड्स और ऑक्साइड्स। क्लोराइड्स और ऑक्साइड्स का हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो ऑक्सीजन या क्लोरीन आपका रिलीज होगा कहां पे, एनोड पे, और कैथोड पे आपका मेटल, प्योर मेटल कवर हो जाएगा, वो कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम आते हैं भाई साहब मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स जनरली कार्बोनेट्स और सल्फाइड्स में एग्जिस्ट करते हैं। दे एग्जिस्ट इन कार्बोनेट्स और सल्फाइड्स। तो
तो कार्बोनेट्स और सल्फाइड्स अगर कार्बोनेट फॉर्म में है तो उसका क्या कराएंगे भाई साहब, कैल्सिनेशन। अगर सल्फाइड फॉर्म में है तो उसका क्या कराएंगे भाई साहब, रोस्टिंग। ठीक है, और ये क्या बनेगा भाई साहब, आपका मेटल ऑक्साइड। ये बन जाएगा आपका भाई साहब मेटल ऑक्साइड। रिडक्शन विद कार्बन और एल्यूमिनियम। कार्बन भाई साहब एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और एल्यूमिनियम भी। ठीक है, एल्यूमिनियम इस ऑक्सीजन को लेकर भागेगा या कार्बन इस ऑक्सीजन को लेकर भागेगा। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से, कैल्सिनेशन किसका कराएंगे आप, सल्फाइड ओर का। रोस्टिंग किसका कराएंगे आप भाई साहब, कार्बोनेट ओर का। ठीक है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से आपका क्या प्रोड्यूस होगा, मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। ये मेटल ऑक्साइड से अभी ऑक्सीजन को निकालना है, इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, कार्बन या एल्यूमिनियम, एंड आपको इम्प्योर मेटल मिलेगा। आपको मेटल तो मिलेगा लेकिन इम्प्योर फॉर्मेट में मिलेगा। इसको आप रिफाइन करके प्योर मेटल में लाएंगे। सो इसको आप रिफाइनिंग में भी आपका इलेक्ट्रोलिसिस लगता है, रिफाइनिंग में भी आपका इलेक्ट्रोलिसिस लगता है। ठीक है, we'll see that। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड ओर ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, ये ज्यादा करके आपके सल्फाइड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हम इसको क्या करेंगे भाई साहब, रोस्टिंग। रोस्टिंग से ये किस में कन्वर्ट होगा भाई साहब, इम्प्योर मेटल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, रोस्टिंग, फिर इसका रिफाइनिंग, मतलब आपका हो गया भाई साहब प्योर मेटल। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब। ये आपके प्रोसेसेस हैं। अगर हाईली रिएक्टिव मेटल है, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है, लेस रिएक्टिव मेटल है। हाईली रिएक्टिव मेटल, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस आपको प्योर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द मोल्टेन क्लोराइड और ऑक्साइड सॉल्ट। ठीक है, अगर आपका मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है तो आपका एग्जिस्ट करेगा या तो कार्बोनेट या तो सल्फाइड फॉर्म में। अगर भाई साहब कार्बोनेट फॉर्म में है तो उसका आप कराएंगे कैल्सिनेशन। अगर आप भाई साहब सल्फाइड ओर है तो उसका आप कराएंगे रोस्टिंग। दोनों भी आपको क्या दे देगा, मेटल ऑक्साइड। अभी भी आपका इंप्योरिटी यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन। सो इन ऑर्डर टू रिमूव द ऑक्सीजन यू विल हैव टू यूज अ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन और एल्यूमिनियम। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, इम्प्योर मेटल मिल जाएगा। इम्प्योर मेटल की आप रिफाइनिंग करेंगे तो आपको प्योर मेटल मिलेगा। रिफाइनिंग कैसे करना है, इसमें भी इलेक्ट्रोलिसिस इन्वॉल्व करना है। ठीक है, फिर आता है भाई साहब आपका कॉन्सेंट्रेटेड ओर ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स। ज्यादा करके ये सल्फाइड ओर होते हैं। सल्फाइड ओर की आप करेंगे, जहां पे भी सल्फाइड ओर होता है उसकी करेंगे आप रोस्टिंग। यहाँ पे भी सल्फाइड ओर है तो ऑब्वियसली इसका करेंगे क्या, रोस्टिंग। आपको मिलेगा इम्प्योर मेटल, उसकी रिफाइनिंग फिर से इलेक्ट्रोलिसिस से करेंगे तो आपको मिल जाएगा प्योर मेटल। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। मीडियम रिएक्टिविटी मतलब मॉडरेट जो होते हैं। ठीक है, क्या प्रोसेस है मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के, कैल्सिनेशन फॉर कार्बोनेट्स एंड रोस्टिंग फॉर सल्फाइड ओर्स। ठीक है, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड मिलेगा। मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन को भगाना है तो आप क्या करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन और एल्यूमिनियम आर यूज। तो आपको क्या मिलेगा, इम्प्योर मेटल। फिर इस इम्प्योर मेटल की रिफाइनिंग करेंगे तो आपको प्योर मेटल मिल जाएगा। ठीक है, ओके। मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, तो आपके भाई साहब ये मीडियम रिएक्टिविटी के हैं। देखो ये सारे जितने भी मेटल्स आपको दिख रहे हैं कौन कौन से, जिंक, आयरन, टिन, लेड एंड कॉपर। दीज आर मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। ठीक है, जिंक, आयरन, टिन, लेड एंड कॉपर, दीज आर मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी एंड दे विल एग्जिस्ट इन देयर सल्फाइड एंड कार्बोनेट फॉर्म। कार्बोनेट फॉर्म की क्या कराओगे भाई साहब, और सल्फाइड फॉर्म की क्या कराओगे, रोस्टिंग। क्या मिलेगा तुमको, ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन को कैसे भगाओगे, बाय यूजिंग अ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन और एल्यूमिनियम। ठीक है, ओके। तो हीटिंग स्ट्रांगली आपको क्या कन्वर्ट होगा भाई साहब, इन एक्सेस ऑफ एयर। रोस्टिंग मतलब क्या होता है, जब आप एक्सेस ऑफ एयर में रोस्टिंग करते हो ना, चिकन को रोस्ट कर रहे हो भाई साहब, तो क्या कर रहे हो आप, खुले में उसको पका रहे हो ना भाई साहब। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो, उसको आप एनफ ऑफ एयर दे रहे हो, एक्सेस ऑफ एयर में आप उसको रोस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो जब किसी चीज को आप एक्सेस ऑफ एयर में बर्न करते हो तो वो हो जाता है आपका रोस्टिंग। ठीक है, कार्बोनेट्स हीटिंग वेरी स्ट्रांगली। ठीक है, इसको हम बोलेंगे भाई साहब कैल्सिनेशन। ठीक है, तो रोस्टिंग में क्या हो जाएगा भाई साहब, द सल्फाइड ओर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन एक्सेस ऑफ एयर। एक्सेस ऑफ एयर मतलब काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में एयर के प्रेजेंस में आप इस सल्फाइड ओर को हीट कर रहे हैं, तो इससे क्या प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग। सो हीटिंग अ सल्फाइड ओर इन एक्सेस ऑफ एयर that is termed as roasting, it gets converted into its oxide। तो ऑक्साइड फॉर्मेट में ये कन्वर्ट होता है। समझ लो जिंक सल्फाइड है, इसका भाई साहब ऑक्सीजन ये क्या प्रोड्यूस करेगा, जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये जिंक सल्फाइड आपका ओर फॉर्मेट में है, इसको आपने एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में, तो आपका क्या है, पहली बात तो ये वो मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स में आ रहा है। ठीक है, मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स में जिंक एक एलिमेंट था, इसका आपको किस टाइप का ओर मिला है, सल्फाइड ओर मिला है।
सल्फाइड ओर की आप क्या कराएंगे, रोस्टिंग। रोस्टिंग मतलब क्या होती है, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करना। तो ये क्या कन्वर्ट करेगा, जिंक ऑक्साइड, और आपका सल्फर डाइऑक्साइड तो गैस बन के उड़ जाएगा। अब इस जिंक ऑक्साइड का हमको क्या करना है भाई साहब, किसी रिड्यूसिंग एजेंट से ट्रीट करवाना है, लेट्स से कार्बन और एल्यूमिनियम, ताकि वो ऑक्सीजन भी भागे, ठीक है। ओके, कैल्सिनेशन का देख लेते हैं भाई साहब। कैल्सिनेशन किसका करेंगे हम, कार्बोनेट्स, ठीक है। तो कार्बोनेट ओर्स आर चेंज इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर, दिस प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनेशन। तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं भाई साहब, कार्बोनेट ओर को हीट कर रहे हैं इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर, स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं लिमिटेड एयर में। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनेशन। जिंक कार्बोनेट है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जिंक कार्बोनेट है आपका, तो ये मेटल हो गया, ऑन रिडक्शन गिव्स मेटल। क्लियर है, समझ में आ रही है? ओके, तो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स दो फॉर्मेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, कार्बोनेट्स और ऑक्साइड्स। अगर कार्बोनेट हैं तो क्या करेंगे, कैल्सिनेशन विच इज हीटिंग स्ट्रांगली इन लेस अमाउंट ऑफ एयर। सो व्हाट विल इट गिव यू, मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड को क्या करेंगे, किसी रिड्यूसिंग एजेंट से ट्रीट करवाएंगे। आपका भाई साहब अगर सल्फाइड और है तो उसकी क्या करेंगे आप, रोस्टिंग। रोस्टिंग से क्या प्रोड्यूस करेंगे, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड को किसी रिड्यूसिंग एजेंट से ट्रीट करवाते हुए उसके ऑक्सीजन को भगाएंगे, ठीक है। रिडक्शन, रिडक्शन का प्रोसेस देख लेते हैं। रिडक्शन क्या होता है, सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट्स सच एज कार्बन, जैसे कोक है, ये ऑक्सीजन को लेकर भागेगा, और एल्यूमिनियम, ठीक है। तो आपका भाई साहब हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, ये सब आपके हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। अगर इनका रिडक्शन कराना है इनके ऑक्साइड से, तो आप कौन से रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करेंगे, कार्बन, ठीक है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ कोक। तो इसको आप यूज करेंगे भाई साहब, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, जिंक ऑक्साइड है, इसको अगर आपने कार्बन से यूज किया तो भी चलेगा, क्योंकि कार्बन आपको फ्रीली मिलता है, ठीक है। तो ये आपका क्या दे देगा, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो आपको प्योर मेटल मिल गया यहाँ पे, जिंक, ठीक है। ओके, तो ऑक्साइड भाग गया भाई साहब। रिडक्शन, अगर हम लोग सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट सच एज कार्बन और कोक, हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। तो अगर आपका देखिए जैसे मैग्नीज डाइऑक्साइड है, मैग्नीज डाइऑक्साइड है, दिस इज डाइऑक्साइड भी बोल सकते हैं, ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो ऑक्सीजन है। मैग्नीज डाइऑक्साइड को आप किससे, कार्बन से अगर करेंगे, एल्यूमिनियम से अगर करा रहे हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम से अगर आप अगर करा रहे हैं तो उसका क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस मैग्नीज, ठीक है। और इसमें काफी सारा टेम्परेचर रिलीज होगा, देयर विल बी अ लॉट ऑफ टेम्परेचर दैट विल बी रिलीज, ठीक है, हाई टेम्परेचर्स। तो आपके भाई साहब क्या बन जाएंगे, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस मैग्नीज, ठीक है। ओके, प्लस हीट, जैसे मैंने आपको बोला काफी सारा टेम्परेचर। जब भी एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, आपका भाई साहब बहुत सारा हीट रिलीज होगा। वेल्डिंग का प्रोसेस देखा है आपने, वेल्डिंग में एक रॉड यूज होता है, वो कौन सा रॉड होता है, एल्यूमिनियम का होता है, और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और बहुत सारा हीट प्रोड्यूस करता है। वो जो चिट हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो इसके वजह से हो रहा है, ठीक है। तो वो आपका रिएक्ट करता है और हीट इतना ज्यादा प्रोड्यूस होता है कि उधर का भी मेटल और इधर का भी सब गल जाता है और चिपक जाते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? आप वेल्डर्स को देखो कि क्या कर रहे हैं। वेल्डर के पास ऐसा एक एल्यूमिनियम का रॉड होता है, ठीक है, और वो क्या, जो गैस है वो किसका गैस है, वो भाई साहब आपके ऑक्सीजन का गैस है। एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन सामने सामने आ रहे हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, और ये जाकर इतना ज्यादा टेम्परेचर करेगा कि जिस चीज को आप सील करने की कोशिश कर रहे हैं, वेल्डिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो पिघल जाएगा वहां पे, वो आयरन वहां पे पिघल जाएगा और वो चिपक जाएगा, ठीक है। दैट इज व्हाट हैपेंस, ठीक है। तो जब भी एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन आपके कंबाइन होते हैं, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, और इसी को हम थर्माटाइट प्रोसेस बोलते हैं। दिस इज नोन एज थर्माटाइट प्रोसेस, ठीक है। थर्माटाइट प्रोसेस बिकॉज इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट, इतना ज्यादा कि आयरन को भी मेल्ट कर दे, इतना ज्यादा कि आपके आयरन को भी भाई साहब ये मेल्ट कर दे, ठीक है। सो व्हेनेवर यू आर यूजिंग एल्यूमिनियम, आप ज्यादा करके एल्यूमिनियम ऐसी चीजों पे यूज करेंगे एज एन रिड्यूसिंग एजेंट जहां पे आपको हीट की जरूरत पड़े, वरना अगर आपने कोई ऐसे रिएक्टिव मेटल पे यूज कर दिया, सोडियम वगैरह पे, तो भाई साहब वो जला देगा उसको, क्योंकि इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है, देन विल कैच फायर, ठीक है। दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स। कभी कभी आपके रेलवे ट्रैक्स अगर जॉइन हो जाते हैं या क्रैक्ड मशीन पार्ट क्रैक कर जाते हैं, तो क्या करते हैं हम, वेल्डिंग करते हैं, देखो। और वेल्डिंग में होता क्या है भाई साहब, ये एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन भाई साहब रिएक्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम थर्माटाइट प्रोसेस भी बोलेंगे। Fe2O3 है,
इसको भी भाई साहब अगर आपने एल्यूमिनियम से करवा दिया, ठीक है, क्या बनेगा ये, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस FeO, ठीक है। अगेन अ लॉट ऑफ हीट विल बी प्रोड्यूस, इतना कि आयरन को भी मेल्ट कर दे, इतना कि आयरन को भी मेल्ट कर दे, ठीक है, प्लस हीट, ठीक है। तो ये वाला भाई साहब बहुत बड़ा रिएक्शन, देखो थर्माटाइट रिएक्शन बोलते हैं हम इसको, ठीक है, थर्मेट रिएक्शन बोलेंगे। जैसे आपका देखो यहाँ पे अगर किसी रेलवे ट्रैक में क्रैक हुआ है, अगर किसी रेलवे ट्रैक में क्रैक हुआ है तो ये प्रोसेस हम करते हैं, देखो ये ऐसे यहाँ पे आपका क्रैक फिलिंग हो गया, ठीक है। अगर रेलवे ट्रैक में क्रैक होता है तो इस प्रोसेस से हम करते हैं। तो आपका क्या हो गया भाई साहब, आयरन ऑक्साइड क्रैक हुआ रहेगा, वहां पे आयरन ऑक्साइड फॉर्म हुआ रहेगा। आयरन ऑक्साइड को हम एल्यूमिनियम के साथ इसको जैसे ही डालेंगे भाई साहब बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, इतनी ज्यादा कि